गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जैस्मीन। गुड मॉर्निंग निंदिता। तो सब लोग आ गए हैं, अब क्लास हम लोग शुरू करें। आज हम लोग को पढ़ना है कि जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे। ओके, हम ठीक हैं ज्योति? आप थोड़ी ठीक है, थोड़ा मुझे कल शाम को, क्या कल मतलब मॉर्निंग से ही तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन तब भी मैंने क्लास लिया था कि चलो ठीक है, लेकिन शाम तक एकदम मन ही नहीं कर रहा था फिर, तो इसलिए सोचे कि छोड़ दें, क्योंकि बैठ के 1 घंटा मैं अच्छे से ना पढ़ा पाऊँ तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, टाइम आपका खराब होगा। आज कुछ लाइट में प्रॉब्लम हो रही है ना, फेस के नीचे तक लाइट तो सही से आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अब। तो आपको पढ़ना है रिसर्च प्रपोजल। ओके, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च करने से पहले हम उसका एक तरीके से, बोलिए कि एक तरीके जो खाका बोलते हैं ना, किसी चीज की आउटलाइन बना लेना कि हमको किन किन स्टेप को फॉलो करना है और हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, कैसे कैसे मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। और बाद में हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर उसमें क्या बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा उसमें। ओके, तो इन सब चीजों को हम बताते हैं रिसर्च प्रपोजल में। A research proposal is a highly structured document that describes your study's topic and explain how you plan to investigate a specific inquiry. Okay? एक शोध प्रस्ताव एक अत्यधिक संरचित दस्तावेज है, ठीक है, जो आपके अध्ययन के विषय का वर्णन करता है और बताता है कि आप एक विशिष्ट जांच करने की योजना कैसे बनाते हैं। जो भी आपके रिसर्च की प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम मतलब होता है हमारा टाइटल, ओके, सिंपल सा, लेकिन उसको बोलते हैं प्रॉब्लम, है ना। तो जो हमारा टाइटल है जिसपे हम अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है, और बाकी जिसको आप दे रहे हैं रिसर्च का प्रपोजल अपना, उसको भी पता चलेगा। एक डॉक्यूमेंट तैयार करके हम देते हैं, सबमिट करते हैं, कि ये पता चले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और अपनी प्रॉब्लम को आप कैसे निपटेंगे उस पर, ठीक है, क्या आपका स्पेसिफिक प्लान होने वाला है। जब आप पीएचडी करेंगे, वैसे ये क्या नाम है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है रिसर्च प्रपोजल बनाना, कुछ में ही नहीं है, ज्यादातर में है। ओके, तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, पहले तो हो सकता है आपका रिटर्न, और हर कुछ कुछ जगह ऐसा भी होता है कि रिटर्न नहीं रहता है, कि जो लोग जेआरएफ होते हैं उनको रिटर्न नहीं देना रहता है, पर कुछ जगह ऐसा होता है कि रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न भी देना है, इंटरव्यू देना है, और कुछ जगह जेआरएफ वालों को सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो मान लीजिए कि
आपका नेट जैरफ हो जा रहा है, आप रिटर्न नहीं दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, आपको इंटरव्यू देना ही देना है, चाहे आप जो भी हो। इंटरव्यू में जब आप जाएँगे तो कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोज़ल माँगती है, मैं स्टेप एक बार दिखा के तब बात करूँगी, ओके? ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो कि आप किस एरिया पे रिसर्च करना चाहते हैं, ओके? ये सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी होती है, जो रिसर्च प्रपोज़ल आप बना के जाएँगे, जो प्रॉब्लम अपनी बना के ले जाएँगे कि मैं इस टॉपिक पे करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसी पे आपका रिसर्च होगा, ओके? बस वो लोग इतना इंक्वायर करना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं रिसर्च के बारे में, है ना? मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना। तो बस एक तरीका देखने का होता है कि आप क्या जानते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपकी गाइड के ऊपर और आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। 2 चीज़ें इसमें मैटर करती हैं और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें मैटर करती नहीं है। तो जो रिसर्च प्रपोज़ल आप बना के ले जाएँगे, बहुत कम चांसेस है कि उस पे आप पीएचडी करेंगे, ओके? लेकिन बना के ले जाना होता है, उसके लिए स्टेप फॉलो करने होते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आउटकम कैसे निकालेंगे उसका। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? स्टडी ऑफ द टाइटल, आपका जो स्टडी है एरिया है, आप किसी स्टडी एरिया पे कर सकते हैं, ओके? तो आपका जो पहले टाइटल है आपने उसको लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ओके? इसके नीचे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पहले। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं? लिटरेचर रिव्यू, मतलब कि जो आज तक जो स्टडी हुई है ना? उसको आपने रिव्यू किया है। 2, 4, 5, 5-6 भी लिख देंगे लिटरेचर रिव्यू तो भी काम चल जाएगा रिसर्च प्रपोज़ल में। कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ छोटा बनता है। 6-7 पेज का बहुत होता है। हुँ, तो फिर आपने बनाया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 1 मिनट, ये इसका नीचे जो है इंट्रोडक्शन है ना, जो मैंने बोला कि उससे पहले लिखता, लेकिन ये नीचे देखना मैं भूल गई थी, वही सोच रही थी क्या बीच में नहीं है क्या इसमें लिखा। ओके, पहले आपका क्या है टाइटल ऑफ द स्टडी, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। अच्छा ठीक है, एक मैं टॉपिक बता दे रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको रिसर्च करना है ब्लेंडेड लर्निंग पे, ओके? ब्लेंडेड लर्निंग, आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करना है ब्लेंडेड लर्निंग पे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपनी टाइटल लिखा ब्लेंडेड लर्निंग, है ना? नंबर 1 पे लिखेंगे, नंबर 2 पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रो लिखेंगे इसका कि ब्लेंडेड लर्निंग होता क्या है, बाकी चीज़ें हमारे देश में कैसे चल रही हैं, बाहर कैसे चल रही हैं, कब ब्लेंडेड लर्निंग आया, ठीक है? और ये कैसे-कैसे मतलब चीज़ें स्वयं जो चल रहा है इसमें, तो इसमें ये भी सब चीज़ें आ जाती हैं, ओके? तो ये सब आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। फिर आप तीसरे नंबर पे क्या लिख रहे हैं? एलआर यानी लिटरेचर रिव्यू इसको बोलते हैं। तो फिर आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया। लिटरेचर रिव्यू का मतलब कि ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड कितने लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़ा है, 3, 4, 5 लिख देंगे बहुत है। मतलब ब्लेंडेड लर्निंग पे जितने लोगों ने काम किया है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा कि मतलब इन्होंने क्या बोला, उनकी फाइंडिंग्स वगैरह क्या मिली, किस फील्ड पे उन्होंने काम किया, तो वो लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है, ओके? ओके, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ ना, कैमरा सही से चल नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो की क्वालिटी। सही हो गया। ओके, अब तो ठीक आ रहा है ना? तो अभी पता चला क्या हुआ था। कैमरा का जो जिसमें लेंस लगा होता है ना, उसमें वो मेरा बेटा ब्लैक कलर का अपना डाल दिया था, क्या बोलते हैं क्रेयॉन कलर, ये बताऊँ, इसी वजह से ब्लैक आ रहा था। अभी जब मैंने उसको देखा कि क्यों ऐसा आ रहा है तो हटाया तो देखिए फिर सही हो गया। सर्कल शो हो रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है? अब तो सही है। एक बार मुझे थोड़ा एक बार 2 मिनट रोक देते हैं हम लोग क्लास। पहले एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। अब तो मेरे में तो सही दिख रहा है फ़ोटो, है ना? जो वीडियो मेरी आ रही है मतलब। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है, क्लियर हो गया तो। हाँ, उसके पहले प्रॉब्लम थी, वही क्रेयॉन पड़ गया था उसके ऊपर, है ना? घर में बच्चे रहते हैं तो यही सब होता रहता है, देखिए आप लोग।
चलिए, तो फिर हमने क्या किया, तीसरे नंबर पर लिटरेचर रिव्यू लिख दिया कि मतलब इससे रिलेटेड, हाँ, कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टडी अभी तक हुई है। ओके, ये हमारा लिटरेचर रिव्यू हो गया। अब चौथे स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 4 नंबर पे आप क्या लिखते हैं, हाइपोथेसिस, जो मैंने पढ़ाया कि ब्लेंडेड लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, वो लिख लिए। पांचवें स्टेप पे हमने क्या लिखा है, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, इसमें लिखते हैं हम मेथोडोलॉजी की मतलब किस मेथड से हम अपना रिसर्च करेंगे। ओके, रिसर्च की टाइप क्या होगी, किस मेथड से करेंगे, डेटा कलेक्शन किससे करेंगे, जो टूल्स वगैरह हम बनाएंगे, क्वेश्चनार वगैरह, वो क्या क्या चीजें बनाएंगे, मतलब पूरा हम इसमें ऑल ओवर लिखते हैं कि कैसे हम अपनी रिसर्च करेंगे, अपना डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है स्टेप नंबर 5। ओके, अब स्टेप नंबर 6 पे आप देखिए, फिर हम लिखते हैं समरी एंड कंक्लूजन। जो हमको डेटा मिलता है, फिर हम क्या उसका समरी और कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्या मतलब हमारा निकलता है, सिंपल सा। और 7 नंबर पे हम लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ से आप ये चीजें लिए, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में आपने ब्लेंडर लर्निंग के बारे में लिखा है ना, तो ये बताइए, तो वो आप कहीं ना कहीं से तो लिखे ही होंगे। हमें कॉपी नहीं करना है चीज़ों को कि आप किसी का कॉपी मार दिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेकिन आपने जो आइडिया लिया, आपको अपने से तो बिल्कुल नॉलेज नहीं हुई ना कि ब्लेंडर लर्निंग क्या होता है। आप 4 जगह पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि ब्लेंडर लर्निंग होता क्या है। तो आप उसमें आपको आपको इंट्रोडक्शन डाले, आपको कैसे पता कि हमारे देश में ब्लेंडर लर्निंग कब आया, क्या-क्या इसमें फैसिलिटी मिल रही है ब्लेंडर लर्निंग में हमारे देश में, ठीक है? तो आपने कहीं किसी साइट से, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, कहीं न कहीं से आपने पढ़ा है। वही चीज़ हमको रेफरेंस में लिखना रहता है। रेफरेंस का मतलब है कि आपने कहीं से लिया। कुछ चीज़ आप मान लीजिए कि आप स्वयं की वेबसाइट से लिए, तो आपको वहाँ पे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ स्वयं की वेबसाइट से लिया, ठीक है? और जैसे आप लिटरेचर रिव्यू में कोई चीज़ लिख रहे हैं कि इससे रिलेटेड कितनी स्टडी हो चुकी है, तो 5-6 आपने पेपर रिव्यू किए थे, है ना? मतलब 5-6 पेपर को आपने ब्रेन लर्निंग के पेपर को पढ़ा था। तो फिर क्या हुआ, जो पेपर आप पढ़े थे, उन लोगों को, उन ऑथर का, उनके टाइटल का नाम लिखना पड़ता है। रेफरेंस की ना स्टाइल अलग-अलग होती है, वो मैं आपको बताऊँगी। एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, अलग-अलग स्टाइल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पेपर सबमिट कर रहे हैं। जहाँ आप करते हैं पेपर, उसमें लिखा रहता है कि आपको इस स्टाइल में रेफरेंस देना है, सबका अलग-अलग होता है। उसी स्टाइल में हमको रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये अभी आगे की चीज़ें मैं बताऊँगी, ये भी सब आपको। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि रेफरेंस देते हैं 7वें स्टेप पे, और 8वें स्टेप पे हम क्या करते हैं, टाइमलाइन अपनी बताते हैं कि आपका जो रिसर्च है वो कब तक खत्म होगा, है ना? 3 से 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, कब तक आपका रिसर्च खत्म हो जाएगा। और फिर आप क्या बोलते हैं, बजट। बजट बताते हैं कि हमारा जो ये रिसर्च का टॉपिक है ब्लेंडेड लर्निंग, इसको करने के लिए कितना बजट हमको चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। पहले नंबर पे ये आपसे पूरा नंबर से ही आपको याद करना है। कोई भी स्टेप आप आगे-पीछे करेंगे तो आपका प्रपोज़ल गड़बड़ हो जाएगा। ओके? और जब भी आपसे पूछा जाएगा तो नंबर से ही पूछा जाएगा। तो ये समझ में आ गया सबको? स्टेप 1 पे हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द स्टडी, है ना? दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पर लिटरेचर रिव्यू, चौथे नंबर पर हाइपोथेसिस, पाँचवें पे क्या लिखते हैं, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, और 6 पे लिखते हैं समरी एंड कंक्लूजन, 7 पे लिखते हैं रिफरेंसिंग, 8 पे टाइमलाइन एंड बजटिंग। ठीक है? एक बार मुझे बता दीजिए, समझ में आ गया? Okay. अब आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, सैंपल एंड सैम्पलिंग, है ना? 3 टॉपिक आप में दिख रहे हैं। एक आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ना कि यूनिवर्स क्या होता है, सैंपल क्या होता है, और सैम्पलिंग क्या होती है। ओके, चलिए अब हम इसको देखते हैं। एक फिगर के माध्यम से पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप उसको डिफिनेशन आप उसकी रटिएगा उसको, ठीक है? पहले आपको देखना है यूनिवर्स और पॉपुलेशन। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्स, आपके जो सिलेबस में दिया है वो यूनिवर्स दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पॉपुलेशन की, ज्यादा बोलचाल की भाषा में ज्यादातर पॉपुलेशन उसको यूज करते हैं, पर दोनों या एक ही चीज है, ये याद रखिएगा। और सैंपल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं अलग से एग्जांपल लेके समझाती हूँ, है ना? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्लास के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ओके, आप स्टडी कर रहे हैं,
क्लास 2। ओके, अभी आप किसी एक छोटे से स्कूल का मानिए, आपके अगल बगल कोई ऐसा स्कूल है जिसमें क्लास 2 के बच्चे हैं, उनके ऊपर आपको रिसर्च करना है कि उनका आईक्यू लेवल कैसा है। ठीक? सारे बच्चों का आईक्यू लेवल कैसा है, क्या क्लास 2 के स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं करता है ना। आपको ये क्या करना है, स्टडी करना है। तो क्लास 2 के जो सारे बच्चे हैं, ठीक है, ओवरऑल जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पॉपुलेशन। ओके, या सैंपल, सॉरी यूनिवर्स। ओके, और यूनिवर्स, ठीक है। तो जो सारे बच्चे हैं वो क्या होंगे, पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। मान लीजिए क्लास 2 में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, 100 बच्चे हैं। ओके, 100 स्टूडेंट है वहां पे। तो 100 स्टूडेंट को देखना, उसका आईक्यू चेक करना, डेटा कलेक्ट करना, वो थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, आपकी स्टडी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं उस चीज को, कि 100 बच्चों पे न करके आप कुछ बच्चों को उसमें से उठा लिए। तो जो 100 बच्चे हैं, आप उसमें से 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिए कि हम इनका आईक्यू चेक करेंगे और इसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन लगा लेंगे कि बच्चों का आईक्यू क्या है पूरे क्लास का। ओके, तो वो आपके जो 30 बच्चे हो गए वो क्या होते हैं, आपके सैंपल होते हैं, है ना। जो हमारी ओवरऑल चीजें होती हैं जिसपे हमको रिसर्च करना होता है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स। और जिसपे हम रिसर्च करते हैं, यानी जो डेटा हम जिससे कलेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है सैंपल। मतलब और सिंपल में समझिए कि क्लास 2 के सारे बच्चे हमारे क्या हैं, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। और जिन बच्चों का आप आईक्यू चेक किया, 100 बच्चों का आईक्यू नहीं चेक कर पाए, आप 10, 15, 20, 25, 50, 100 बच्चों का आईक्यू आपने चेक किया कि इनका क्या आईक्यू लेवल है। ओके, तो जिनका आपने चेक किया, जिनसे आपने डेटा कलेक्ट कर पाया, वही आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। ये अंतर होता है यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। ओके, एक चीज आपकी और इसमें पढ़नी है, सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, है ना। जो हम डेटा कलेक्ट करने का जो हमारा प्रोसेस है, वही हमारी क्या होती है, सैम्पलिंग। जैसे कि आप आईक्यू चेक कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है आपकी, वो बोली जाएगी सैम्पलिंग। ओके, और जिनके ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका डेटा आपने लिया, वो आपके सैंपल है, और जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो आपकी सैम्पलिंग है। और ओवरऑल जो क्लास की स्ट्रेंथ है, वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, है ना। क्लियर हो गया। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, लेकिन इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। और जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वो भी आप नोट करते चलिएगा, उसको लिख लीजिएगा एग्जांपल, नहीं तो भूल जाता है ना। आगे समझ में, ये चीज तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, यूनिवर्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल। ओके। जैस्मिन आप क्यों नहीं बोल रही हैं, समझ में आ गया आपको। जितने लोग क्लास में रहते हैं, कम से कम आप लोग रिस्पॉन्स दिया करिए, ठीक है। ये पता चलता है, देखिए ज्योति बता रही है कि नहीं समझ में आया, है ना, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक करना है कि कितने परसेंट लोगों को डेंगू हो गया है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, डेंगू वगैरह बहुत ज्यादा फैल रहा है ना। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको पता करना है कि कितने परसेंट लोगों को डेंगू हो गया है। ओके, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है। लेकिन जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं, क्या आप उतने लोग को चेक कर पाएंगे, जा जाके डेंगू का टेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। आप कुछ लोगों का, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख लोग हैं, ठीक है। 5 लाख आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 5 लाख लोगों का हम ब्लड सैंपल ले पाए और चेक कर पाए कि कितने परसेंट लोगों को डेंगू फैल चुका है ना।
तो आप उसमें से क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ले पाएँ, पहले तो कोई आपको ब्लड देने को तैयार नहीं होगा, है ना? लोग भाग जाएँगे, लेकिन मान लीजिए आप किसी भी तरीके से आप उनको मनाते हैं, कहीं जो भी आप प्रोसेस करते हैं। तो आप मान लीजिए कि 2000 लोगों का आपने सैंपल ले लिया, कि 2000 लोगों में कितने लोग को डेंगू हुआ, तो हुआ है। तो जिनसे आप कलेक्ट किए हैं, जिनसे आप ब्लड टेस्ट लिए हैं जिनका, वो आपके क्या हो जाते हैं, सैंपल। ओके, ठीक है? और जो आपकी प्रोसेस है डेटा कलेक्ट करने की, मतलब आप टेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं उसी को बोलेंगे सैंपलिंग। ओके, अब क्लियर हो गया? ज्योति, क्लियर हो गया? पॉपुलेशन मतलब हमारी कुल, मतलब जो हमारे लोग हैं, जितने लोग हैं वो हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिनका हम टेस्ट करते हैं। सिंपल से वर्ड में समझ, जिसका हम टेस्ट करते हैं वो हमारा सैंपल, और जो प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग हो गई हमारी, उसको सैंपलिंग बोलेंगे। गुड, वेरी गुड। इसको देख लीजिए, universe or population, it refers to the group of people, item or unit under investigation and include every individual. Okay, first the population is selected for observation and analysis. ये क्या होता है, जो पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द पीपल, है ना, अंडर द इन्वेस्टिगेशन। जितने लोगों का हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, हमारे पॉपुलेशन। ओके, और सैंपल हमारा क्या होता है, सैंपल का मतलब है कि इट इज ए कलेक्शन consisting of a part or subset of the object or individual or population which is selected for the purpose representing the population sample obtained by collecting information only about some member of a population. इसको बांटना है, हाँ कैसे, तुम्हारे बारे में बात है। डोर क्लोज करो। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि हमारा सैंपल क्या होता है, जिससे हम चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन से, जो जिन लोगों को हम उठा रहे हैं, जिन लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन मेंबर से, वो हमारे होते हैं सैंपल। और सैंपलिंग का क्या मतलब होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फॉर द पॉपुलेशन। और ओवरऑल पॉपुलेशन से जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारी है सैंपलिंग, जिसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस हमारी हो रही है वो क्या कहलाती है, सैंपलिंग। हम्म, ये एग्जाम्पल मैं जब पहली, इसके पहले वाली जब क्लास ली थी, पढ़ाई थी, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना। एग्जाम्पल क्या है कि राइस कुकर, है ना, जब हम चावल पकाते हैं तो कुकर का क्या है, सारा चावल हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन हो जाता है। और जब हम एक चावल उठा के चेक करते हैं, है ना, सारे चावल तो हम चेक नहीं करते, हम दो चार चावल उठा के चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं पका। उससे हमको क्लियर हो जाता है कि अगर एक चावल पका है यानी सारे चावल, तो हम एक सैंपल लेते हैं। ओके, और जो हम चूज करते हैं सैंपल, उसको बोलते हैं सैंपलिंग। वेरी गुड नंदिता। चलिए, अब देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सैंपल, एक अच्छे सैंपल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती चाहिए, ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, जो हमारा सैंपल होता है वो क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो हमारा पॉपुलेशन है, जितना जितने के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा स्टडी एरिया है, वहीं से हमको पॉपुलेशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डेंगू देख रहे हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो अच्छा नहीं रहेगा। फ्री फ्रॉम एरर ड्यू टू बायस है, वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना, मतलब उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। सैंपल कलेक्ट करते समय फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए।
और जो उसकी साइज होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो 100 में से कम 30 सैंपल हमको लेने चाहिए, तो हमारी जो रिसर्च है वो अच्छी मानी जाती है। 30 से कम भी लेके रिसर्च किया जाता है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाता है। एक अच्छा रिसर्च माना जाता है कम से कम 30% आप अपना सैंपल को टेस्ट तो करिए ही करिए। तो यही है कि थोड़ा-सा जो हम साइज़ लिए हैं, सैंपल का साइज़ जो है कि मतलब 100 में से 30 लोगों को तो हम सेलेक्ट ही करें इसमें। तो सैंपल साइज़ भी अब आपके रिसर्च में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और जो हमारा सैंपल है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। और क्या होता है इसमें? जो हमारा सैंपल है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए। फ्री एंड रैंडम सैंपलिंग एरर फ्री फ्रॉम, ओके? जो हमारी रैंडम सैंपलिंग हम करते हैं, वो कोई भी एरर से फ्री होनी चाहिए, ओके? यूनिट वाइज़ क्वेश्चन मिलेगा जैस्मिन आपको। जब एक बार ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आपको यूनिट वाइज़ ही क्वेश्चन कराए जाएँगे, ओके? आपको रिवीजन भी होगा और उसके बाद क्वेश्चन भी कराए जाएँगे, है ना? अभी क्या है, अभी थोड़ा ऐसा बोला गया फिलर फॉर्म की तरफ से कि अभी आप लोग कोर्स पे फोकस करिए, कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन कराइए और पीवाईक्यू लगाइए, ओके? तो इस वजह से मैं नहीं क्वेश्चन करा पाती आपको। एक सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, पूर्वाग्रह या त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और जो उसका आकार है वो पूरी तरह से पर्याप्त मतलब 30% होना चाहिए। और नमूने की जो इकाइयां हैं वो क्या होती हैं? स्वतंत्र होना चाहिए, है ना? नमूना किसको बोला गया? सैंपल को बोला गया है। और सटीक होनी चाहिए, ओके? त्रुटि से मुक्त होनी चाहिए। अब आप देखिए टेक्निक ऑफ सैंपलिंग। हम क्या टेक्निक का यूज करते हैं जब सैंपलिंग करते हैं? जब हम अपना डेटा का चूज करते हैं अपना डेटा, तो हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? तो दो तरीके की टेक्निक होती है। एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ओके? जब मैं अपना पीएचडी का इंटरव्यू दी थी तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना? तो आप लोग इसको देखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, ओके, उनमें से जो हम सैंपल निकाल रहे हैं, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये एक आपका एरिया है ना? इतने बड़े एरिया पे आपको स्टडी करनी है। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट है, ओके? और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? ये गोल गोल क्या है? ये सब लोग हैं, ओके? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि इसमें से हमको चेक करना है कि कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को डेंगू हो चुका है ना? तो इसमें सबके सेलेक्ट होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर। मतलब सबकी संभावना समान है, कोई भी इसमें से चूज हो सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी का सैंपलिंग का मतलब होता है कि इसमें संभावना नहीं होती है सब किसी को चूज होने की, ठीक है? वो ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर किसको चाहता है, ओके? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम चूज करते हैं वो रिसर्च, जो हमारा रिसर्चर है मतलब जो रिसर्च करता है उसके ऊपर ये चीजें नहीं होती है। सबके चुने जाने की संभावना समान रहती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। और नॉन प्रोबेबिलिटी में Thank you. Bye bye, mommy. I love you so much. Thank you. नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है कि सबकी अलग अलग संभावना उतनी नहीं होती है, ओके? सॉरी। और बार बार दरवाजा मैंने आज बंद नहीं किया ना, इसलिए बार बार चला आ रहा है मेरा बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको होती रहती है। सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको याद ध्यान दूंगी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं? 4 टाइप के इसमें आते हैं। एक हमारा होता है सैंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा सिस्टमेटिक, तीसरा स्ट्रेटिफाइड
और चौथा हमारा होता है क्लस्टर सैंपलिंग। ओके, तो 4 तरीके की सैंपलिंग होती है ना। एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों को एक साथ, पहले आप एक एग्जांपल से जो मैं समझाऊंगी उसको समझ लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन की तरफ रहेंगे। ओके, सैंपल रैंडम सैंपलिंग ये क्या होती है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि हम रैंडमली किसी को भी चूज कर लेते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल क्या देते हैं लोग कि मतलब कोई एक टोकरी है ना, सेब की टोकरी होती है, तो हम क्या करते हैं, सेब की टोकरी में अगर हमको चेक करना है, इतनी बड़ी टोकरी है मान लीजिए, हम उसमें ढेर सारे सेब रखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि सिंपली तरीके से 2-4 सेब उठा के चेक कर लेते हैं कि सेब अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर 2-4 सेब निकालने से अगर हमको लगता है कि हाँ सेब अच्छा है, तो हम लोग टोकरी ले सकते हैं। ये रहता है ना माइंड में, हाँ सारे सेब इसमें क्या है, अच्छे हैं। तो रैंडमली तरीके से हम इसमें चेक करते हैं जो हमारा सैंपल होता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास 2 वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल पे हम सारे लोग को आपको समझाएंगे। क्लास 2 के बच्चों का हमको क्या चेक करना है, आईक्यू चेक करना है। ओके, क्लास 2 के बच्चों का हमको आईक्यू चेक करना है, और क्लास 2 में बच्चे कितने हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 100 बच्चे उसमें हैं। तो हम 100 बच्चे में से, जैसे कि रोल नंबर 1 से लेके 100, मान लीजिए आपके पास अटेंडेंस है रोल नंबर 1 से लेके 100 बच्चों की, आपको इसमें से चूज करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी को भी चूज कर सकते हैं ना। आप बुला लिए कि रोल नंबर 3 है ना, रोल नंबर 5, रोल नंबर 8, रोल नंबर 11, है ना, और बाकी 22, है ना, 30, किसी को भी बुला लिया, 35, मतलब अपने हिसाब से आप रैंडमली किसी को भी उसमें से बुला सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आपने 30-40 सैंपल अपना ले लिया, तो ये क्या हुआ, हम रैंडमली चूज किए, इसमें कोई टेक्निक नहीं लगाए, है ना। जैसे होता है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, जिसके ऊपर पड़ गया हमारा, उसको बुला लिया, फिर अक्कड़ बक्कड़ करके, है ना, मतलब सिर्फ समझाने का हुआ। तो किसी तरीके से भी हम चूज कर लिए, अटेंडेंस शीट से हम देख लिए 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर टिक कर लिए, इन लोगों को हम सैंपल मतलब रैंडमली तरीके से कर लिए। ओके, तो ये क्या होती है हमारी रैंडम सैंपलिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले नंबर को उठा लिया, फिर यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर को उठा लिया, फिर अगले नंबर को उठा लिया, फिर अगले, मतलब कुछ ऐसा आप देख रहे हैं, कोई सिस्टम फॉलो इसमें नहीं हो रहा है ना, कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, जहां से रिसर्चर का मन किया उठा लिया। तो इसमें क्या है, इसमें सबके चुने जाने की संभावना बराबर है ना। वो तो किससे हम सैंपल लिए वो अलग बात है, लेकिन हम रैंडमली उठा लिए। एक टोकरी में अगर सेब है, तो वो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर अपने हिसाब से चूज कर रहा है, उसके सामने जो दिखा वहां से उठा लिया, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दूसरा आप देखिए सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में ना हम एक सिस्टम से उठाते हैं। ओके, जैसे कि हमारा 1 से 100 तक हमारे पास रोल नंबर है, और हम डिसाइड किए हैं कि हर 5वें बच्चे को हम उठाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि रोल नंबर 5 को बुला लिया, रोल नंबर 10 को बुला लिया, रोल नंबर 15 को, रोल नंबर 20 को, रोल नंबर 25 को, ओके, रोल नंबर 30, मतलब हम ये देख लिए कि हर 5वें नंबर का जो बच्चा है हम उसको बुलाएंगे, 5th नंबर का जो बच्चा है हम उसको बुला के उसका आईक्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक सिस्टम से हुआ, है ना, एक सिस्टम से हम इसको फॉलो किए, मतलब सबके चुने जाने की संभावना क्या है, बराबर बराबर, जो 5वें नंबर पे आएगा उसके चुने जाने की संभावना बराबर बराबर। तो ये क्या होती है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। आप इसमें देखेंगे कि एक लोगों को उठाया गया, फिर दूसरे नंबर की जो था उसको, फिर से दूसरे के इनसे डेटा कलेक्ट किया गया। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। एक सिस्टम से हम यहाँ काम करते हैं, जो हमारा सैंपल हम जिससे डेटा कलेक्ट हमको करना रहता है ना, जिसका आईक्यू चेक करना है, हमने क्या किया, हर 2 नंबर छोड़ के एक लोग उठाया, 2 नंबर छोड़ के एक लोग उठाया, और इसे हम इनका आईक्यू टेस्ट किया। ओके, तो ये हमारी हो गई सिस्टमेटिक सैंपलिंग। अब आप देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि हम इसमें छोटा छोटा स्टेटा बना लेते हैं, है ना। स्टेटा का मतलब है कि हम ग्रुप बना लिए। ओके, और ये हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है ना। हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया, जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 2 का ही लेते हैं। ओके, क्लास 2 में हमने क्या कर लिया कि क्लास 2 में जितने मेल बच्चे हैं उनको एक तरफ कर लिया, जितने फीमेल बच्चे हैं उनको एक तरफ कर लिया। ओके, तो हम क्या किया, कुछ मेल बच्चों का डेटा ले लिए, 15 मेल बच्चों का हम इसमें क्या बोलते हैं आईक्यू निकाल लिए, और 15 फीमेल बच्चों का आईक्यू निकाल लिए।
एक बात और याद रखिएगा, इसमें अगर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डीप में जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि किस पॉपुलेशन पे हम इसको लगाते हैं, मतलब हम होमोजीनस पे लगाते हैं या फिर हेटेरोजीनस पे लगाते हैं। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड में हमेशा क्या होता है, होमोजीनस पे लगाते हैं। होमोजीनस का मतलब कि समजाति विजाति आपने पढ़ा होगा, है ना। समजाति मतलब जो एक ही जाति है, मतलब मेल है तो सिर्फ उसमें मेल होंगे, जो हम ग्रुप डिवाइड करेंगे। फीमेल होंगे तो सारे के सारे उसमें फीमेल को ही रखेंगे। तो हम क्या किए, क्लास 2 में जितने बच्चे हैं, 100 बच्चों में से जितने मेल हैं उनको एक तरफ कर लिए, जितने फीमेल है एक तरफ कर लिए, और फीमेल में से हमने 10 बच्चों को ले लिया, मेल में से हमने 10 बच्चों को ले लिया। अब हम उनका आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मतलब स्ट्रेटा। इसकी सिंपल सी वर्डिंग क्या याद रखेंगे आप, स्ट्रेटा बनाएंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। ओके, ये हमारी हो गई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट देखिए क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, ये कब बनाया जाता है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये सैंपलिंग कब बनाया जाता है ना। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, दो चीजें आप इसमें याद रखिए। ये सैंपलिंग तब की जाती है जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इधर उधर फैली हुई है, तभी हम क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये जब हम सैंपलिंग करते हैं तो जो हमारा रिसर्च का टॉपिक होता है वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब सिंपल टॉपिक नहीं होते। ओके, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक जगह नहीं रहती, वो अलग अलग जगह रहती। अगर मान लीजिए कि हमको किसी ट्राइब्स के ऊपर हमको रिसर्च करनी है ना, तो आपको पता है ना कि जो ट्राइबल, मतलब कुछ लोग तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सिविलाइजेशन में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह फैले होते हैं। ओके, तो उनका अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो फिर कैसे हो, या फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इधर उधर फैली हुई है ना, तो उसको अलग अलग हम क्लस्टर बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अ, आप किसी हिल स्टेशन पे हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसर्च करना है किसी भी एरिया का, ठीक है। तो यहाँ के जो घर हैं, जो भी चीजें, वो क्या है अलग अलग तरीके से, तो आपने क्या किया, छोटा छोटा क्लस्टर बना लिया। आपको में आप जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक मैपिंग कर ली एक तरीके से कि इस एरिया के लोगों को अलग करते हैं, इस एरिया को अलग करते हैं, और इस एरिया को अलग, और इस एरिया, ठीक है। छोटा छोटा आपने क्लस्टर बना लिया, इसको ग्रुप भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ आपको जाके सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या किए, जो आपने छोटा छोटा 3-4 ग्रुप डिवाइड कर लिया, आप वहीं जाके वहां से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्लस्टर। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, हम क्या कर लिए, ग्रुप बना लिए अलग अलग, है ना। हम डिसाइड कर लिए, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से रिसर्चर करता है वो डिसाइड कर लेता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग वहां से ग्रुप बना बना के डेटा अपना कलेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या होता है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। आगे समझ में सबको, चारों बात समझ में आ गई सबको? जिसको नहीं आई यहाँ से पूछ ले, फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, है ना। वेरी गुड। ओके, क्लस्टर सैंपलिंग। अब आपको यहाँ पर डिफिनेशन के साथ मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि छोटा छोटा क्लस्टर बना लेते हैं, या फिर अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसमें हम स्मॉल तरीके से ग्रुप बना लेते हैं। ओके, a researcher selects sampling units at random and then does complete observation of all units in the group. Cluster sampling is a method of probability sampling where researchers dividing a large group population into smaller group known as cluster and then select randomly among the cluster to form the sample। ठीक है, इसका ये हो गया कि क्लस्टर सैंपलिंग हम तब करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई है और हर जगह हम नहीं जा सकते। ओके,
तो हमने क्या कर लिया, मान लीजिए प्लेन की बात कर रहे हैं, आपका जो प्लेन मतलब प्लेन का है, जो हिल स्टेशन नहीं होता है, प्लेन एरिया में आप कहीं सैंपलिंग कर रहे हैं। ओके, आपका इतना बड़ा एरिया है और आपको इस पे सैंपलिंग करनी है, तो आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी जो पॉपुलेशन है वो चारों तरफ मतलब फैली हुई है इधर उधर। तो आपने क्या किया, एरिया बना लिया कि हम इस एरिया से करेंगे, इस एरिया से करेंगे और इस एरिया से करेंगे। आपने 4-5 एरिया, 5-6 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने एरिया डिसाइड कर लिया और उसके बाद उसी को हम बोलते हैं क्लस्टर। ओके, इसको को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। तो अलग अलग क्लस्टर बना के हम अपनी एरिया डिसाइड कर लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सैम्पलिंग अपनी करेंगे। ये हमारी होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, होमोजीनियस ग्रुप पे होती है ना। और जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप भी उसमें होता है। मान लीजिए कि आप क्या, आपको जो पॉपुलेशन आपकी है, ठीक है, तो आप जो छोटा छोटा क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्लस्टर में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, बूढ़े बच्चे, मतलब उसमें बहुत सारी वेरिएशन हमको मिलती है क्लस्टर सैम्पलिंग में। और जो और जो हम स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग करते हैं, इसमें हम होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, मतलब सेम सेम ग्रुप बनाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा एक इसमें डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है। स्ट्रेटिफाइड में भी हम ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर में भी ग्रुप बनाते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में जो हम करते हैं तो हम उसमें होमोजीनस का ग्रुप बनाते हैं और क्लस्टर में हम हेट्रोजीनस का बनाते हैं। ओके, होमो का भी बना सकते हैं, हेट्रो का भी, मतलब उसमें ये कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं होती हैं कि जो फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम स्टेटा बनाते हैं, स्टेटा को भी क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, क्लस्टर को भी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब ग्रुप से ही लिया गया है, लेकिन इसमें हम होमोजीनस का ध्यान रखते हैं। ओके, फिर हम वहां से सैंपलिंग करते हैं। आगे समझ में, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई गार्डन है, ठीक है, एक हमारा गार्डन है, उसके ऊपर हमको रिसर्च करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे, अगर हमारे यहाँ गार्डन है, गार्डन के ऊपर हमको रिसर्च करनी है, तो स्टेटा कैसे बनाएंगे, जब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे तो जितने उसमें मैंगो के पेड़ हैं उसको अलग कर लेंगे, है ना, कुछ गुआवा के पेड़ होंगे उसको अलग कर लेंगे, कुछ पपाया के पेड़ होंगे उसको अलग कर लेंगे, है ना। मान लीजिए हमको करना है कि हमारे गार्डन के ऊपर कोई डिजीज हो गई है, सारे प्लांट में कुछ डिजीज हो रही है, हमें पता करना है उसको। तो हमने क्या किया, मैंगो के प्लांट, गुआवा के प्लांट और पपाया के प्लांट, और भी जो भी आप प्लांट आप देखते होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट होते हैं, हमने सबको अलग अलग कर लिया। अब हम कुछ मैंगो के 2-3 पेड़ ले लिए, कुछ गुआवा के पेड़ लेके देख रहे हैं, वहां से सैंपल कलेक्ट करके हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम पपाया पे भी 3-4 प्लांट लेके रिसर्च कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा ग्रुप बना के, स्टेटा बना के, लेकिन इसमें होमोजीनियस सेम सेम लोगों को अलग अलग करके देखेंगे। क्लस्टर में हमारा क्या होगा कि जितना बड़ा हमारा गार्डन है, हमने क्या किया, ये गार्डन, ये घुसने का रास्ता है, हम घुस के यहाँ से 4-5 एरिया कलेक्ट, इतना एरिया कर लिए, यहाँ से जितने भी पेड़ है, चाहे वो 2 गोवावा के हों, एक मैंगो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमने वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर हम थोड़ा सा और अंदर घूम के आए, अब यहाँ पे इस किनारे के पेड़ पे, जो भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, 2-3 यहाँ से सैंपल लिए। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, यहाँ 20 से पेड़ जो भी लगे हुए 3-4 वहां से डेटा कलेक्ट कर, फिर हम थोड़ा सा आगे गए, यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिए। ये हमारी होती है क्लस्टर सैंपलिंग। अब मुझे पता है मैं बहुत अच्छे समझाई हूँ, सबको समझ में आ गया है ना, कोई कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ओके, गुड, सब लोग बता भी रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए स्ट्रेटिफाई और क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग देख लेते हैं, ये क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, और रैंडम मेथड प्रोवाइड एंड बायस्ड क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अनबायस्ड तरीके से, मतलब हम कोई पक्षपात इसमें नहीं करते हैं, बिना पक्षपात किए हुए हम अपने सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे टोकरी वाला एग्जांपल है कि हम उसमें कोई पक्षपात नहीं करते, या फिर सेब हमसे कहता नहीं कि भैया मुझे सेलेक्ट करो, वो दूसरा बोला नहीं नहीं, नीचे से बोल रहा है कि नहीं मुझे सेलेक्ट करो, है ना, कोई पक्षपात नहीं होता, या मेरे दिमाग में भी ऐसा नहीं आएगा कि मैं इसको करूँ कि इसको करूँ, जो जो दिमाग में आता है, जिस पे पहले हाथ चला जाता है आदमी देख लेता है ना। ये हमारी हो गई सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम से उठा रहे हैं, एक नंबर हमने चूज कर लिया,
वहीं से हमने उठाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि 50 स्टूडेंट है और हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो एवरी 8 स्टूडेंट इन द पॉपुलेशन हमने उठा लिया। 50 स्टूडेंट है, 1 से 50 बच्चे हैं और 8वें नंबर का जो भी स्टूडेंट है nth वाला, ठीक है, हमने उसको उठा लिया और वहां से डेटा अपना कलेक्ट कर लिया। मतलब पहले से ही हम अपना नंबर इसमें डिसाइड कर लेते हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ था जून, कब कब हुआ था, जून में, है ना, जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें यही सैम्पलिंग आपकी पूछी गई थी। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का ही आपको उसमें आंसर सही देना था। उसमें पूछा गया था कि nth नंबर का हम किसमें यूज करते हैं, तो वो किसमें होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अब हम आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देख लिए। अब शाम वाली क्लास में आपको बता दूंगी ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। आज थोड़ा यहाँ पे हॉलीडे है, थोड़ा हम लोग का घूमने का प्लान हो रहा था, क्योंकि अब क्या है, अब हम लोग को यहाँ से निकलना है ना, नेक्स्ट वीक निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि चल थोड़ा मिलना जुलना भी है लोगों से, कुछ लोगों से तो बुलाए हैं लोग, जाना है मुझे, तो इसलिए थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। शाम को मैं कोशिश करूँगी मैं टाइम पे आ जाऊँ, ओके? अच्छा ये बताइए, अगर मैं नहीं आ पाती हूँ, तो क्या मैं 6 बजे मान लीजिए नहीं आ पाई, तो क्या 7 बजे मैं क्लास ले लूँ? अगर 1-2 लोग भी उसमें तैयार हैं, तो मैं 7 बजे ही ले लेती हूँ, है ना? क्या आप लोग रेडी हैं उसके लिए? नहीं तो मैं कोशिश करूँगी आने की, लेकिन क्या है कि थोड़ा पता नहीं आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ 6 बजे तक। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ओके? ओके, ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप रेडी हैं तो? ठीक है। ठीक है, तो मैं 7 बजे ले लूँगी, है ना? अगर लेट हो रहा है हमको तो। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो लेट होना ही होना है, किसी के यहाँ जाने का मतलब है कि लेट तो हो ही जाता है ना, थोड़ा दूर भी है, तो इसी वजह से सब लोग सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ, तो सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा-थोड़ा सबके घर चले जाएँ, नहीं तो फिर बाद में लोग बोलेंगे कि चले गए और आए भी नहीं लोग। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डियर। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करूँ? थैंक यू सो मच सबको, आप लोग को समझ में भी आया, अच्छी बात है। ओके, ओके, वेलकम, वेलकम सबको।